The conducting shells A and B are arranged as shown. If charge on shell B is Q, then flux linked with spherical Gaussian surface. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में पोटेंशियल बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेस्ड। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपको, और अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक इनर शेल है और एक आउटर शेल है, मैं दोनों बना देता हूँ। इनर वाला शेल जो है वो अर्थड है, रेडियस उसका स्मॉल आर है और उस पर कोई चार्ज है नहीं फ़िलहाल। बाहर वाले पे चार्ज क्यू है, रेडियस उसका 2r है। चलो अब इसको शुरू करते हैं। तो जैसे आप किसी स्फेयर को अर्थ करोगे, कंडक्टर को अर्थ करोगे, अर्थ हम मानेंगे QE चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है। तो अगर अर्थ आपकी QE चार्ज सप्लाई कर रही है तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये वाला शेल का जो पोटेंशियल होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा अंदर, ये अंदर वाला शेल है इसका। तो पोटेंशियल में अंदर वाले का नाम A दिया, बाहर वाले का नाम B दिया, पोटेंशियल ऑफ A हो जाएगा ज़ीरो। अब पोटेंशियल लिखते हैं, इसके खुद की चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल होगा KQE बाय इसकी रेडियस, और जो इसके बाहर वाला शेल है, ठीक है ना, उस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ बाय जो सेंटर से कितनी दूर पे वो चार्ज 2r दूरी पे है तो 2r आएगा। और ये जो टोटल पोटेंशियल हमने A का लिखा है ये क्या होगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा क्योंकि वो ग्राउंडेड है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो K और R दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, QE प्लस Q/2, K बाय R दूसरी साइड जाएगा ज़ीरो पे तो ज़ीरो हो जाएगा, और QE क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस Q/2। यानी कि अंदर वाले स्फेयर पे अर्थ ने कितना चार्ज दिया है, अंदर वाले स्फेयर पे अर्थ ने चार्ज दिया है QE होगा माइनस Q/2 चार्ज दिया है। अब क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ये गॉसियन सरफेस बना दिया, लेट अस टेक दिस एज द गॉसियन सरफेस S, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस मान लिया मैंने। अब इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, माइनस Q/2 है, ठीक है। तो माइनस Q/2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अपना हो जाएगा आंसर, जो कि बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 89 नेक्स्ट क्वेश्चन। और सोर्स चार्ज Q, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस सफिशिएंट रहे, इसको रीसाइज कर देता हूँ। चलो 89, source charge Q is kept at a distance 3 kilometers from test charge. So I will make coordinate axis, और source charge is kept at 3 kilometers from a test charge. Suppose origin पे source charge रखा है आपका, source charge रखा है origin पे, और test charge इससे 3 किलोमीटर दूरी पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर मान लेते हैं। ओके, इफ़ Q is displaced slightly then the change in electric field detected by Q0 will be after। अब क्या होगा, अगर आप Q को थोड़ा सा आगे पीछे कहीं पे डिस्प्लेस करेंगे, इफ़ Q is displaced slightly then the change in electric field, भाई अगर हम क्या करें कि Q को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इधर पीछे ले जाएं, तो क्या होगा कि इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही तो इस पर फोर्स लगा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड, सही बात है, ऐसे होगी। अब जैसे ही आप Q को इस पोजीशन से इस पोजीशन लेके जाओगे, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपने उसको उठाया और दूसरी जगह रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से स्टार्ट होगी, इधर जाने लगेगी वापस, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, सही बात है। तो
जैसे आप इसको उठा के यहाँ रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ तक जाने में भी टाइम लगेगा। सो जितना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ जाने में लगेगा, मतलब एक्चुअल में वही जो अपना होगा उतने टाइम में ही फोर्स डिटेक्ट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में डीले आएगा, राइट। और हम ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टडी करते हैं, टेस्ट चार्ज को तो टेस्ट कर रहे हैं सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोर्स चार्ज को यहाँ रख दूँ एकदम से उठा के, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी चेंज आएगा, ऑफ कोर्स आप दूर लेके जाओगे या पास लेके जाओगे थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़रूर कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज होती है। तो वो चेंज यहाँ पे नोटिस कब होंगे, कितने टाइम में नोटिस होंगे, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्पीड ऑफ लाइट से ही। सो डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है अपना 3000, स्पीड ऑफ लाइट होगी अपनी 3 × 10⁸। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर -5 सेकेंड आएगा, जो कि 10 माइक्रोसेकेंड्स हो जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन इसमें अपना सही बैठेगा, ये सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A cone of radius of base 1 meter, height is placed, okay, electric field, right। So क्वेश्चन मेरे को कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89 के बाद 90। कोन बना लेते हैं रफली। सो दिस इज़ अ कोन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन से, इस साइड फेस से एंटर कर रही हैं, सारी की सारी दूसरे साइड से बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, एंटरिंग, टोटल फ्लक्स होता है एंटरिंग फ्लक्स प्लस लीविंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स, अगर कोई भी फेस है मेरा, जैसे मैंने ये एक फेस बना दिया, इसमें एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन अंदर होगी और एरिया वेक्टर बाहर होगा, तो दोनों अपोजिट साइड में होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है EA cos थीटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, ठीक है। तो ये हम इन जनरल क्यूब के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। तो cos 180 हो जाएगा, और cos 180 होता है -1। तो हमेशा कोई भी, अब यहाँ पे भी तो एंटर ही कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जब भी एंटर करेगी एरिया वेक्टर जो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है 180 डिग्रीज बनेगा। यहाँ पे 180 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन एक कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो वो भी हमको इनसाइड कंपोनेंट, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो हम ये वाला कंपोनेंट देंगे, एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, तो ये कंपोनेंट और एरिया वेक्टर में 180 डिग्रीज बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा माइनस ये एंटरिंग, और जो लीविंग फ्लक्स होगा वो देखो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है क्लोज्ड बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आउटवर्ड है, ये यहाँ से एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, यहाँ से एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, यहाँ से एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से भी आउटवर्ड है, और यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे प्लस EA हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा, उतना ही बाहर निकल रहा है पॉजिटिव होगा। तो मैथ से भी समझ सकते हैं, वैसे जर्नल भी समझ सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइन्स एंटर हो रही हैं उतनी की सारी बाहर आ रही हैं, तो टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। अगर बाई चांस ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, तो मतलब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होती, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, तो अंदर आने वाला फ्लक्स तो ज़्यादा था लेकिन बाहर निकलने वाला फ्लक्स कम है, तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा, ठीक है। सो ये होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। There are two charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb. The ratio of the magnitude of forces acting on them. देखो ये भी सिंपल सा ही है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है कि आपके पास ना दो चार्ज हैं। देखो एक चार्ज है आपके पास 1 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकुलम। अब सपोज ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2,
1 पे जो फोर्स लगेगा दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगेगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और फोर्स ऑन 2 पे कितना फोर्स लगेगा, राइट साइड पे लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालूँ तो क्या होगा, K Q1 Q2 इंटू 10⁻⁻6 दो बार आएगा तो स्क्वायर लिख देता हूँ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F21 भी यही आएगा ना, K2 इंटू 1 10⁻⁻6 स्क्वायर बाय R स्क्वायर, दोनों फोर्सेस सेम है। तो जो फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है वही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, बट फ़र्क क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 हमेशा 1:1 ही रहेगा। किन्हीं दो चार्जेस में जो फोर्स होता है वो सेम होता है, कैसे भी रखे हों वो कोई मैटर ही नहीं करता, हमेशा दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट, कभी अपोजिट होगी, मतलब डिफरेंट हो सकती है, बट अलोंग द लाइन होंगी, या तो ये अपोजिट होंगी या टूवर्ड्स ईच अदर होंगी, ऐसे होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। When 10 to the power 19 electrons, this is our 92. When 10 power minus 9 10 power 19 electrons, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं हमको, रिमूव फ्रॉम अ स्फेयर। तो एक स्फेयर से आप अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे भाई, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज स्फेयर से बाहर कर दोगे तो क्या रह जाएगा स्फेयर के पास, पॉजिटिविटी रह जाएगी, नेगेटिविटी चली गई। तो द चार्ज ऑन स्फेयर, से चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू N ही होता है। नंबर ऑफ जो आपको चार्जेस दिए हुए हैं कितने निकाले हैं आपने निकाले हैं 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रहेगी अब मल्टीप्लाई बाय E, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सीधा सीधा चार्ज आ जाएगा 1.6। तो यानी कि अब स्फेयर पे 1.6 कूलम का चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई मेटल की चीज़ है आपके पास, ठीक है ना। परमिटिविटी का मतलब समझ लेते हैं पहले। परमिटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट ना करना। एक होता है परमिएबिलिटी, वो मैग्नेटिज्म में आता है, उसका मतलब होता है परमिट करना। परमिएबिलिटी, कितना परमिएबल है कोई मीडियम, कितना परमिएबल है, मतलब कितना अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप से पास होना। जितना ज़्यादा अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप से पास होना, वो मटेरियल उतना ज़्यादा परमिएबल होता है, उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करता है अपने से पास होने, ठीक है। अगर मैंने एक मेटल की शीट ले ली ना और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, तो मेटल की शीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा परमिटिविटी, बिल्कुल ज़बरदस्त परमिटिविटी है, ठीक है। तो वही रिलेटिव परमिटिविटी और वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसको डिफरेंट लैंग्वेज में। तो मेटल के लिए होती है वो इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, हाई परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगले पे चलते हैं। क्यूब ऑफ साइड ए हैज़ चार्ज Q, इसको छोटा कर लो एक बार मैं। राइट, दिस इज 94। क्यूब ऑफ साइड ए and a charge Q at each of its vertices, net electric field energy at center। सो देखो क्यूब बनाने से पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक क्यूब का साइड बनाता हूँ। ये मैंने क्यूब की साइड बनाई और ये क्यूब का ना सेंटर है। अब इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ऐसे ही सभी फेसेस के लिए होगा। समझ में आ रही बात। तो हम क्यूब बना लेते हैं, ऐसे ही सभी फेसेस के लिए होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये क्यूब बनाया मैंने, अब आप नोटिस करें कि अगर यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रखा है, हर जगह चार्ज रखा हुआ है, सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है, तो
अगर मैंने एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो कैंसिल करेंगी। ऐसे ही ये दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इक्वल होंगी और अपोजिट ये वाला और ये वाला कॉर्नर, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी और कैंसिल करेंगी। ऐसे ही सभी दो अलग अलग कॉर्नर्स के, जैसे ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होगी, और सिमिलरली इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होगी, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टॉर्क द टॉर्क एक्टिंग ऑन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल एंड पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, टॉर्क का फॉर्मूला ये हमको पता है, पी क्रॉस ही होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको रिसाइज कर लूँगा। परमिटिविटी की हमसे पूछी जा रही है इन क्वेश्चन नंबर, द यूनिट ऑफ दिस 96। सो हमसे पूछी जा रही है परमिटिविटी की ऐसा यूनिट। सो आप C = ε0A/d होता है, तो यहाँ से C हो जाएगा आपका, यूनिट हो जाएगी फेराड, ε0 की हमको पता करनी है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर, ये कैंसिल होगा। सो फराड पर मीटर जो है ε0 की ऐसा यूनिट हो जाएगी, राइट। सो ये सिंपल सा था, बट कभी कभी हमको फॉर्मूलेज जो है याद नहीं रहते। सो लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन 97। सो इट सेज 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट, हम बना लेते हैं पहले इसमें डायग्राम। सो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट 3,0 and -3,0 plus q plus q. Negative charge is then left from a position 0,6. So 0,6 मतलब y एक्सिस से रिलीज़ किया जाता है एक नेगेटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज विल ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो ध्यान से देखें, तो नेगेटिव चार्ज को ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से। सो हम यहाँ लिख लेते हैं विल बी अट्रैक्टेड बाय F फोर्स, और यहाँ से भी यही वाला सेम डिस्टेंस है, ये दोनों चार्जेस के बीच में सेम फोर्सेस हैं। सो सेम चार्जेस हैं तो सेम फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, F। तो इस F के 2 कंपोनेंट होंगे। अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो यहाँ पे एक का कंपोनेंट F cos थीटा, दोनों के कंपोनेंट रहेंगे 2F cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे F sin थीटा दोनों के, जो कि कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास ये एक रिस्टोरिंग फोर्स बन गया 2F cos थीटा। तो ये दोनों चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, तो Q वाला चार्ज इस साइड पे आएगा, फिर यहाँ पे आके कहीं पे रुकेगा। जैसे ही यहाँ से पास हो रहा होगा हाई स्पीड से पास हो रहा होगा, तो इसके पास मोमेंटम होगा। यहाँ आते आते जैसे ही यहाँ पे आने लगेगा, इस नीचे आने लगेगा ना चार्ज, वैसे क्या करेगा, ये वाले दोनों फोर्स चार्जेस को अट्रैक्ट करने लगेंगे और इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो आते आते एक पॉइंट पे आके उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? अब क्या होगा जब वो यहाँ पे आएगा, रुक जाएगा, फिर से ये दोनों फोर्सेस हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर इधर एक्सिलरेट करने लगेगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। बट SHM नहीं करेगा। आप पूछोगे सर SHM क्यों नहीं करेगा? क्योंकि SHM के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना बेटा, वो बहुत छोटा होता है। मतलब ऐसे 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 वाइब्रेशंस होते हैं SHM में। या तो यहाँ से यहाँ, ये कितना दे रखा है अपन को, ये 6 यूनिट्स दे रखा है, 6 यूनिट्स, और इन दोनों के बीच में भी कितना है डिस्टेंस है, 6 यूनिट्स का ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है SHM में। SHM में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना चार्ज पार्टिकल का, 6 की जगह होता है ये 0.01, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इधर जाता, फिर इधर आता, फिर इधर जाता, फिर इधर आता, फिर इधर जाता, इधर आता, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता रहता। तो स्मॉल ऑसिलेशंस में SHM होता है। समझ में आई बात? तो अंडर को सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये गलत हो जाएगी बात। अंडर को ऑसिलेशन करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का SHM होता है। तो सिर्फ ऑसिलेशन ही होगा, लेकिन SHM नहीं होगा, क्योंकि SHM के लिए जो
डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, तभी ट्रू होता है एस एच एम, अदरवाइज वो सिर्फ ऑसिलेटरी ही रह जाएगा। इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो अंडर को ऑसिलेटरी मोशन आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो यहाँ ऑसिलेट करेगा ये बड़े डिस्टेंस में ऑसिलेट करेगा, वहाँ पे एस एच एम की इक्वेशन वैलिड्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको रीसाइज करके साइड में रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98।